डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसॉन में कॉन्शियसनेस स्टडीज के डायरेक्टर हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं। चिंता ना करें, सब कुछ आराम से हो जाएगा। खूबसूरत सपने के बारे में सोचिए और जब होश में आएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीजों को वक्त गुजरने का पता ही नहीं होता। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो 5 मिनट से बेहोश थे या फिर 5 घंटे से। एनेस्थीसिया हमारी कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है। इसके प्रभाव में ही हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करता रहता है, लेकिन तब हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता, ये अब भी एक रहस्य ही है। ऑपरेटिंग रूम में कई सालों तक मरीजों को इस हालत में देखने की वजह से हैमरऑफ के मन में यह जानने की इच्छा बेहद तेज होती गई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतों और कॉन्शियसनेस के बीच किस तरह का संबंध है। फिर 15 साल पहले उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज से हुई। उन दोनों ने मिलकर इस बारे में एकदम नई क्रांतिकारी थियरी तैयार की कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। एक ऐसी थियरी जो वक्त के साथ अमर आत्मा के बारे में एक तरह की साइंटिफिक बहस में बदल गई, और उसका आधार है हमारे दिमाग के ब्रेन सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अगर आप किसी सेल के अंदर झांक कर देखें तो आपको उसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नजर आएंगे जो कुछ वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां। वो माइक्रोट्यूबल्स हर सेल में एक तरह की जंगल की तरह फैल जाते हैं और उसी से हर सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। हमारे ख्याल से माइक्रोट्यूबल्स किसी कंप्यूटर पर परफेक्टली डिजाइन सेल्स की तरह होते हैं और वो मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। हैमरऑफ और पेनरोज का कहना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से न्यूरॉन्स और हमारा दिमाग मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बुनियादी तौर पर आम कंप्यूटर्स के काम करने के तरीके से अलग होता है। तो यहाँ आप हमारे दिमाग को देख रहे हैं जिसके 2 हेमिस्फीयर्स हैं। दिमाग की ज्यादातर तस्वीरों में अलग अलग न्यूरॉन्स का एक कलेक्शन देखने को मिलता है। जब एक न्यूरॉन फायर करता है तो वो अगले न्यूरॉन को सिनेप्स या न्यूरॉन संधि पर एक सिग्नल भेजता है, जिससे न्यूरॉन क्रमशः फायर करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ एक न्यूरॉन फायर करता है तो इसके पड़ोसी भी एक के बाद एक पूरे दिमाग में सिग्नल फायर करते चले जाते हैं। ये देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। किसी भी सामान्य कंप्यूटर में सिग्नल्स पहले से तैयार किए हुए रास्तों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स एक मिस्टीरियस प्रोसेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। क्वांटम प्रोसेसेस हमारे दिमाग की चेतना को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे दिमाग के इस हिस्से में न्यूरॉन्स की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका एहसास अगले हिस्से में भी होगा और वो यहां भी प्रोसेस होगी। अलग होने के बावजूद वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब दिमाग के इस हिस्से में कोई हरकत होती है तो वो फौरन इस हिस्से की हरकत को भी प्रभावित करती है। हैमरऑफ और पेनरोज का कहना है कि जब दिमाग में किसी एक सेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स पर भी पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वांटम थियरी के मुताबिक स्पेस के हर पॉइंट में और तो और किसी खाली जगह में भी कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। ब्रह्मांड की बेजोड़ बनावट में हर जगह जानकारी का भंडार है। क्वांटम जानकारी का वो जानकारी सिलसिलेवार आगे नहीं बढ़ती कि पहले ऊपर फिर नीचे, पहले यहाँ फिर यहाँ। वो जानकारी इस तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर यहाँ भी नजर आता है। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद जानकारी दिमाग से बाहर मौजूद ब्रह्मांड से संपर्क करके उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे से जुड़े होने पर मुमकिन है कि दिमाग की कॉन्शियसनेस की जानकारी भी एक दूसरे से गूंथ कर पूरे ब्रह्मांड में खुलेआम मौजूद हो। हैमरऑफ के मुताबिक हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बुनियादी चीज की बनी हुई होती हैं, बल्कि उनकी रचना उसी चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस या उससे एकदम पहले वाली जो चीज होती है जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से। इससे हमें उस बौद्ध और हिंदू मान्यता की याद आती है जिसके मुताबिक चेतना को ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण अंग कहा गया है और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो फिर शायद उससे इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर कदम रखते हैं तब क्या होता है।
मान लीजिए कि किसी मरीज का दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके खून का बहाव रुक जाता है और उसके माइक्रोट्यूबल्स अपना क्वांटम स्टेट खो बैठते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उसके माइक्रोट्यूबल्स में मौजूद क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट हो ही नहीं सकती। वो यहाँ वहां बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है। अगर मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो वो क्वांटम इंफॉर्मेशन फिर से माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। मुझे एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी, मैं एक सुरंग में था, मुझे अपने मरे हुए रिश्तेदार नजर आए। लेकिन अगर मरीज की मौत हो जाती है तो मुमकिन है कि वो क्वांटम इंफॉर्मेशन शायद हमेशा के लिए उसके शरीर के बाहर मौजूद रहती हो, आत्मा के रूप में। कई वैज्ञानिकों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ा एक क्वांटम कंप्यूटर है, मगर हैमरॉफ के मुताबिक इस दिशा में की गई रिसर्च से धीरे धीरे ये बात साबित हो रही है। हाल ही में क्वांटम इफेक्ट्स की मदद से कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित होते देखा गया है, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, फोटोसिंथेसिस और मनुष्यों की सूंघने की शक्ति। अभी तक कोई भी इस थियोरी को गंभीर चुनौती नहीं दे पाया है। उसमें अब भी दम है और हमने जो आइडियाज 15 साल पहले पेश किए थे उनके सपोर्ट में नए नए सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अब भी नहीं जानते कि कॉन्शियसनेस आती कहां से है और जब हम मर जाते हैं तो वो कहां चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मापने का जरिया होता तब शायद हमें इन सवालों के जवाब भी मिल सकते थे और मुमकिन है कि वो जरिया जल्दी ही हमारी पहुंच के भीतर हो, क्योंकि अब एक वैज्ञानिक हमारे मन की गहराइयों की था लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस रहस्यमय मेंटल पैटर्न का पता लगाने की उम्मीद में जिसकी बदौलत हम वो बनते हैं जो हम हैं। इंसानी दिमाग का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, यह महज 1.25 किलो के मुलायम टिश्यूज से बना है, लेकिन यह ऐसे ऐसे विचारों को जन्म दे सकता है जो दुनिया को बदल कर रखते हैं। यह ऐसे अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ सकता है जैसे मार्टिन लूथर किंग और चंगेज खान। इसे यह भी मालूम होता है कि यह क्या है, यह अपने बारे में जानता है। हमारे ख्याल से इसमें आत्मा भी होती है, लेकिन वो आत्मा इसमें आती कहां से है? क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से ही जन्म लेती है? क्या दिमाग के मरने के बाद भी जिंदा रहती है? लोगों के मरने के बाद इंसानी दिमाग का क्या होता है, इस बात की स्टडी करना आसान नहीं है। मौत कभी कहकर तो आती नहीं, लेकिन मौत के एक रूप से हम लोगों की रोज मुलाकात होती है। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चुपचाप खिसक जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोनोनी इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तब हमारे दिमाग में क्या बदलाव आता है, और साथ ही उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो ये रहस्य जानने में कामयाब रहेंगे कि हमें बनाने के पीछे आखिर किस चीज का हाथ होता है। जब हम बिना सपनों वाली गहरी नींद में डूब जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन सच ये भी है कि उस स्थिति में भी हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता। उस समय भी उसके न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स वैसे ही काम करते रहते हैं जैसे कि जागते समय करते थे। इसलिए ये एक दिलचस्प साइंटिफिक सवाल है कि जब आपका दिमाग एकदम ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है तब सोते वक्त आप कहां गायब हो जाते हैं। टोनोनी के मुताबिक हमारा मन कितना कॉन्शियस है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी जानकारी बांटते हैं। हमारा जो तजुर्बा जितना गहरा होगा उससे हमारे दिमाग में अलग अलग आकारों के उतने ही पेचीदा और ऐसे पैटर्न्स पैदा होंगे जिन्हें टोनोनी के मुताबिक मापा जा सकता है। हर एक्सपीरियंस बेसिकली अपने आप में एक बेजोड़ आकार का होता है। मिसाल के तौर पर किसी आग से उठती हुई लपटों का आकार अपने आप में बेजोड़ होता है जो कि लगातार बदलता रहता है। जहां तक दिमाग में बनने वाले आकारों का सवाल है, वो एक ऐसी चीज से बने होते हैं जिसे मैं रिश्तों की जानकारी का नाम देता हूं, लेकिन ये एक ऐसा आकार होता है जो अंदरूनी रोशनी से दमकता है। कॉन्शियसनेस की आग एक बिल्कुल अलग तरह की खास आग होती है जो कि दिमाग के अंदर पैदा होती है और इसे जलने के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। लेकिन वो आग किस वक्त जल रही है और किस वक्त बुझी हुई है उसका अंदाजा लगाना किसी ब्रेन स्कैन पर नजर डालकर जानकारी पाने के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जूलियो टोनोनी ने बिना सपनों वाली नींद की स्टडी के लिए एक पूरी लैब तैयार की। फिर यह जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तो हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है। न्यूरोलॉजी में यह एक्सपेरिमेंट ठीक इस बात का पता लगने जैसा है जैसे किसी अंधेरे घर का दरवाजा खटखटाना।
इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम दिमाग को खोले बिना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसमें थोड़ा सा करंट दौड़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर उसका क्या असर होता है। पहले टीम उस वॉलंटियर पर एक प्रयोग करती है जो अभी जाग रहा है। फिर इलेक्ट्रोड्स के एक जाल के जरिए उसके दिमाग में हो रही सारी हरकतों का जायजा लिया जाता है। अब उसके सिर के ऊपर एक मैग्नेटिक कॉइल रखा जाता है, फिर एक स्विच दबाया जाता है जिससे 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक मैग्नेटिज्म की एक लहर उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को झकझोरती है। इस झटके से दिमाग के एक छोटे से हिस्से के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और फिर बाकी न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो भी फायर करते हैं। न्यूरॉन्स की पेचीदा हलचल कॉर्टेक्स के लगभग 1/3 हिस्से में फैल जाती है और सेकंड के 1/3 हिस्से तक टिकती है। कॉन्शियस दिमाग किसी बजती हुई घंटी की तरह थरथराता है। इसका मतलब है घर में कोई न कोई मौजूद जरूर है, लेकिन जब दिमाग में कॉन्शियसनेस नहीं होती तब क्या होता है?